नमस्कार। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मार्च महीने की 7 तारीख है और इस वक्त शाम के लगभग 5:35 हुए हैं। ये तारीख और वक्त इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे की सारी बातें नितिन गडकरी जी की भाजपा उम्मीदवारी को लेकर है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची प्रकट नहीं की है, प्रसारित नहीं की है। ये वीडियो आप तक पहुँचे, तब तक यदि स्थिति में बदलाव हो जाए, तो मेरे इस वीडियो को इस क्षण की स्थिति के हिसाब से देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कृपा कीजिएगा। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। हुआ क्या कि इस मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से मेरे कई सारे संपर्कों के ठूंठ फिर हरे हो गए, उनमें कोपलें फूट आई। लोग दूर दूर से मुझसे संपर्क करने लगे। इसी संपर्क में नागपुर से मेरा संपर्क गए कुछ महीनों से बना हुआ है। आज मुझे टेलीफोन आया नागपुर से, उन्हीं एक संपर्कों में से एक। उन्होंने मुझे कहा कि विष्णु भैया, मेरे पास नागपुर के हिंदी अखबारों के जो प्रमुख अखबार हैं उसके 2 संवाददाता बैठे हुए हैं और आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि आपके राहुल गांधी वाला वीडियो जो 2 दिन पहले वाला है, वो देखकर मुझे लगा है कि आपको ये सारी बातें बताएं आपको, और आप संभव हो तो आप इसे आगे तक बढ़ाइए और नागपुर में, विदर्भ में क्या हो रहा है ये और उजागर कीजिए। तो इसमें आज जो कुछ मैं कह रहा हूँ, मैं केवल समझ लीजिए उद्घोषक हूँ। बाकी सारी सामग्री नागपुर के उन 2 पत्रकार मित्रों की है जो वहाँ के स्थानीय अग्रणी 2 प्रमुख हिंदी अखबारों के संवाददाता हैं और उन्होंने मुझे बताया। जैसा कि आपने शीर्षक से देख लिया, आज का ये वीडियो मोदी जी और गडकरी जी के अंतर संबंधों को लेकर है और उनके बीच में चल रही स्थिति को लेकर है। तो इन दोनों मित्रों ने जो मुझे बताया, यानी कहने का मतलब ये था कि उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा बताया जो हम लोगों को वाकई में पता नहीं है। तो स्थिति ये है कि आज केवल नागपुर ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, समूचे महाराष्ट्र की भाजपाई राजनीति उबल रही है और अफवाहों और कयासों ने वहाँ पे आसमान ढक रखा है। नागपुर का प्रेस क्लब और राजनीतिक हलके अभी अभी जो छापे पड़े हैं गडकरी जी के प्रिय मित्रों के यहाँ पर, इन छापों की तेज आंच में तप रहे हैं। इन छापों से पहले सब कुछ सहज सामान्य था, किंतु सोमवार को जब दिल्ली से आए सीबीआई के दल ने नागपुर और भोपाल सहित 5 जगहों पर छापामारी की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया, तो मानो भूकंप आ गया। ये छापामारी, जैसा कि आपको पता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दफ्तरों और भोपाल में बंसल कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर हुई। और NHAI के महाप्रबंधक अरविंद नवले को नागपुर में 20 लाख की रिश्वत लेते हुए और इसके उप महाप्रबंधक को भोपाल में गिरफ्तार किया गया। बंसल कंस्ट्रक्शन के भी 2 लोगों को गिरफ्तारी में लिया गया और ये भी बताया गया कि इन छापों में लगभग 2 करोड़ की नकदी भी जब्त की गई। इन छापों को समूचे विदर्भ में, महाराष्ट्र में नितिन गडकरी पर काबू करने की कोशिश माना जा रहा है। नितिन गडकरी का मंत्रालय वही है जिसमें ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आता है और वो भूतल परिवहन मंत्री हैं और इसी विभाग के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया है। तो इन छापों को ये माना जा रहा है कि ये सीधे गडकरी जी को काबू करने की एक कोशिश है, क्योंकि अरविंद नवले को गडकरी का प्रिय पात्र और निकटवर्ती अधिकारी माना जाता है। और अब इन छापों के बाद में और छापों के 2 दिन बाद में गडकरी, सबकी नजरें एक साथ गडकरी जी पर और मोदी जी पर टिकी हुई हैं। जब टकटकी बांध के देख रहे हैं कि अब दोनों क्या पैंतरा आजमाते हैं। और हुआ क्या है कि इन दोनों पत्रों का कहना यह है कि ऐसे छापे तो पूरे देश में पड़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं, अनूठी बात नहीं है, लेकिन इनका जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग ने इन छापों को महत्वपूर्ण और रोचक और ध्यान आकर्षित करने वाला बना दिया उन्होंने। क्योंकि 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए
भाजपा ने 2 दिन पहले 195 उम्मीदवारों की जो अपनी पहली सूची जारी की, इसमें गडकरी का नाम नहीं होने से सारा देश, सारा महाराष्ट्र चौंका था। जो होना यह था कि महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की सूची यूं तो आनी चाहिए थी 10 या 11 मार्च को, ये खबर दी जा रही थी, लेकिन उसके लगभग एक सप्ताह पहले ही इन छापों ने सारा चित्र बदल दिया, सारा परिदृश्य बदल दिया। गडकरी के शहर में गडकरी के विवाह पर छापा मारी, वो भी दिल्ली से आई हुई टीम द्वारा। इसे गडकरी के घर में घुसकर गडकरी पर हमला करना माना जा रहा, पूरे नागपुर में, पूरे विदर्भ में। हर कोई ये मान के चल रहा है कि छापे गडकरी को फंसाने के लिए फैलाया गया जाल है और गिरफ्तार लोगों में से किसी के मुंह से गडकरी का नाम जुड़वाने की तैयारी की जा रही है। आप जानते हैं, अपने मुंह फट दो टूक शैली के कारण गडकरी अपनी ईमानदारी, पारदर्शी कार्यप्रणाली और दो टूक बात करने के कारण सारे भाजपाई नेताओं में एकदम अलग से पहचाने जाते हैं। गडकरी ने अपनी राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत की हुई है कि वो चुनाव टिकट हासिल करने के भले ही पार्टी की कृपा पर निर्भर हों, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्हें पार्टी की या नेतृत्व की सहायता की कृपा की आवश्यकता नहीं रही। वे अपने दम से चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। वे सार्वजनिक समारोह में बहुत कहते सुने जाते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि जिसे वोट देना हो दे, नहीं देना हो नहीं दे। वोट मांगने के लिए मैं न तो घर घर जाऊंगा, न ही बैनर पोस्टर लगा उनका सहारा लूंगा। और हम सब जानते हैं, जैसा कि उन्होंने एक बार एक लल्लन टॉप पे अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनका कामकाज कितना लंबा चौड़ा है और आर्थिक रूप से कितना सुदृढ़ है। तो वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं कि न केवल खुद अपना चुनाव लड़ सकते हैं, बल्कि विदर्भ की सारी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वा सकते हैं। इस दशा के चलते, अपनी इस हैसियत के चलते, वे मोदी और शाह की बिल्कुल परवाह नहीं करते और उनका ये व्यवहार कई आयोजनों में कैमरों में कैद हुआ है और सारी दुनिया ने, आपने हमने देखा है कि वे मंचों पर मोदी की उपेक्षा करते, उन्हें नमस्कार भी नहीं करते हैं। वे गडकरी जी अपनी मुंहफट शैली के कारण पहचाने जाते हैं और पार्टी की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, बार बार कहते हुए सुने गए वो, कि यहाँ घोड़ों को घास नहीं मिल रही है और गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। गए दिनों उन्होंने लंदन टॉप पर एक इंटरव्यू दिया था जो उनके खिलाफ काम में लिया जा रहा है। वो इंटरव्यू 1.25 घंटे का मैंने देखा है और इसमें उन्होंने एक संदर्भ प्रसंग सहित कहा था कि देश के किसानों मजदूरों की हालत ठीक नहीं है, हालत खराब है, लोग परेशान हैं, स्कूलों अस्पतालों की दशा ठीक नहीं है। लेकिन ये उन्होंने कुछ संदर्भों सहित कहा था, उन्होंने पृथक से नहीं कहा था। लेकिन उनकी इसी बात को कांग्रेस पार्टी ने भी और उनके विरोधियों ने भी एक हथियार के रूप में इसे काफ़ी सर्कुलेट किया, काफ़ी वायरल किया। लेकिन स्थिति ये है कि वे इससे मना भी नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा नहीं कहा। इन सारी बातों के चलते वे जाने अनजाने में मोदी शाह की आंख की किरकिरी बन गए। एक बात और, जैसा इन दोनों पत्रकारों ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्हें कहीं ये कहते हुए सुना गया कि यदि इस चुनाव में भाजपा को 200 सवा 200 सीटें आएगी तो उस हालत में वे खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे। और तब की ये बात आज तक मोदी जी को चुभी हुई है। गडकरी को काबू में करने की और उनके कद को में काट छांट करने की कोशिश की कहानी यहीं से शुरू होती है। गडकरी के मुकाबले उन्हें पार्टी को एक आदमी नजर आया, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, जो अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और किसी पहले मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने फडणवीस को मोदी अब गडकरी के सामने खड़ा किया। फडणवीस भी नागपुर के ही हैं, संघ के प्रिय हैं, और मोदी अब गडकरी भी नागपुर के ही हैं, संघ के हैं। लेकिन और मोदी एंड कंपनी ने फडणवीस को खूब प्रोत्साहन दिया ताकि गडकरी काट के रूप में सामने आ सकें। लेकिन भरपूर प्रोत्साहन और सहयोग संरक्षण के बाद भी फडणवीस गडकरी के मुकाबले हर बार बहुत बहुत बोने हल्के साबित हुए। और तब एक और तुरुप का पत्ता मैदान में उतारा, चंद्रशेखर बावनकुळे। ये भी नागपुर के हैं और किसी जमाने में गडकरी के खेमे के खास पात्र हुआ करते थे, महत्वपूर्ण सदस्य होते थे। किंतु कालांतर में उन्होंने खेमा बदल लिया और फडणवीस के खेमे में चले गए। गडकरी के खेमे में होने के कारण ही बावनकुळे को विधानसभा का टिकट कट गया था और उन्हीं बावनकुळे को, जिनको विधानसभा के उम्मीदवारी काबिल नहीं समझा था भाजपा ने, उन्हीं बावनकुळे को भाजपा ने सीधे सीधे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बना दिया और वो गडकरी के खिलाफ नागपुर में सत्ता के तीसरे केंद्र बन गए। इसलिए इन सारे छापों को गडकरी को अंधे कुएं में धकेलने की कोशिश
और परेशान करने की कोशिश हर कोई मान रहा है। ये भी माना जा रहा है कि गडकरी का टिकट काटा जा सकता है और उनकी जगह बावनपुरे को उम्मीदवारी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि बावनपुरे न केवल नागपुर के हैं, बल्कि वो जिस तेली समाज के हैं, उस तेली समाज के लगभग 1.5-2 लाख वोट हैं। लेकिन दोस्तों, गडकरी मैदान छोड़ने वाले नेता बिल्कुल नहीं है। वो व्यापक लोक संपर्क वाले लड़ाकू जुझारू जमीनी नेता हैं। वे हर्षवर्धन या शिवराज सिंह या वसुंधरा की तरह समर्पण करने वाले नेता नहीं है। और नागपुर सीट पर उनकी फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है। नागपुर लोकसभा सीट आपको पता होगा, यूं तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही थी और मानी जाती थी। केवल एक बार शायद राम मंदिर अभियान सिलसिले में बनवारीलाल पुरोहित भाजपा के वहां से उम्मीदवार जीते थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का कब्जा बना रहा। लेकिन गडकरी ने सारा नक्शा बदल दिया। जब से वे उम्मीदवार बनना शुरू हुए तब से वो लगभग 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और उनके दबदबे का नमूना एक ये भी है कि भाजपा में एक बड़े नेता हुआ करते थे नाना पटोले, उन्होंने दल बदल किया, कांग्रेस में गए और कांग्रेस में जाकर वो जब गडकरी जी के सामने चुनाव लड़े तब 80-85 हजार वोट का फर्क पड़ा था। लेकिन तब भी गडकरी जी लगभग 1-1.25 लाख वोट से जीते थे। आज भी पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 2 लाख वोट गडकरी जी के अपने निजी वोट माने जाते हैं। तो यदि उनका टिकट काटा गया इस दशा में, तो जो अपराजय उम्मीदवार बन गए गडकरी जी, उनका यदि टिकट काटा गया तो इसका असर केवल नागपुर सीट पर नहीं पड़ेगा। इन दोनों पत्रकारों ने इस बात को बार बार रेखांकित किया कि यदि उनका टिकट काटा गया तो इसका असर केवल नागपुर सीट पर नहीं पड़ेगा, विदर्भ की तमाम 10 सीटों पर और अंततः महाराष्ट्र की 48 सीटों पर फर्क पड़ेगा। और भाजपा की अभी जो इच्छा है और कोशिश है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कम 45 सीटों पर कब्जा किया जाए, तो ये 45 सीट का आंकड़ा बहुत छोटा होकर रह जाएगा। लिहाजा गडकरी कुल मिला के आज मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है, मोदी शाह के दोनों की सबसे बड़ी चुनौती है और इन्हें काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी जो कुछ उठापटक हो रही है उन्हें काबू में करने की कोशिश ही है। सुना तो यह गया है कि उन्हें प्रस्ताव दिया गया है कि नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से उनके बेटे को उम्मीदवारी दे दी जाएगी और खुद गडकरी जी को राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। लेकिन वे इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच जाऊंगा और लोकसभा ही लड़ूंगा। सच बात तो ये है, इन दोनों पत्रकारों ने इस बात को भी 2 बार कहा कि गडकरी जी भी मोदी से कम अहमवादी नहीं है, ईगोइस्ट नहीं है। दोनों लगभग समान रूप से समान स्तर पर ईगोइस्ट है। लेकिन गडकरी हर राज्य में लोकप्रिय हैं। ध्यान रखें, उन्होंने लोकप्रिय शब्द वापरा दोनों पत्रकारों ने, क्योंकि मोदी सब जगह जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन लोकप्रिय हो जरूरी नहीं है। तो गडकरी हर राज्य में लोकप्रिय हैं। उन्होंने सड़कों का जाल इतना बिछाया कि हर जगह उनकी पर्सनल फॉलोइंग बन गई है। और पार्टी के अंदर पूरे देश में बड़े से बड़े नेताओं में गडकरी मोदी से अधिक लोकप्रिय हैं। गडकरी ने गुजरात में स्थिति है, गडकरी ने गुजरात में इतनी सड़कें बनाई कि गुजरात में वे मोदी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अमित शाह का नंबर गुजरात में उनके बाद आता है। सच तो ये मित्रों कि गडकरी मोदी शाह के गले की फांस बन गए हैं। उनकी दशा भई गति सांप छछूंदर जैसी हो गई है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब उनसे मुक्ति पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। समूचे विदर्भ में उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वे इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे इंडिया गठबंधन की फंडिंग का भी सूखा समाप्त कर देंगे। चंदा बहुत कम मिल रहा है कांग्रेसियों को, विरोधी पार्टियों को। लेकिन ये अफवाह भी नहीं लगती। ध्यानाकर्षित करने वाली बात है कि गडकरी के विभाग को भ्रष्ट साबित कर गडकरी को भ्रष्ट बताने के लिए सरकारी तौर पर तो इतना कुछ किया जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से गडकरी पर हमला करने वाला अब तक एक भी शब्द नहीं बोला गया है। किसी भी पार्टी ने, कांग्रेस समेत विपक्ष की किसी पार्टी ने गडकरी पर हमला नहीं बोला, उनके भ्रष्टाचार बताने की कोशिश नहीं की है। ये बहुत रोचक और मजेदार बात है कि उनकी अपनी पार्टी उनकी फजीयत कर रही है, उनके अपने नेता उनकी फजीयत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा चुप है। गडकरी पर कोई हमला नहीं कर रहा है। और मित्रों, इंडिया गठबंधन की ये चुप्पी काफी कुछ बोल रही है। और ये चुप्पी नहीं, शिवसेना के संजय राउत तो इससे आगे बढ़कर खुलकर गडकरी का बचाव कर रहे हैं और खुद उद्धव ठाकरे गडकरी की पैरवी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गडकरी के साथ पार्टी जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही, गलत कर रही है, उनको टिकट नहीं देना गलत बात है
और उन्हें टिकट दे देना चाहिए था। शिवसेना के विनायक राउत तो गडकरी को खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में आ जाओ, हम आपको पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगे। तो क्या सचमुच में गडकरी इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, भाजपा छोड़ देंगे? क्योंकि नागपुर में भाजपा और संघ परिवार दोनों के दोनों दो दो फाड़ में बटे हुए हैं। एक बड़ा हिस्सा गडकरी के साथ में है, एक हिस्सा फडणवीस के साथ में है। तो ऐसे में अपने आप को बार बार संघ का निष्ठावान स्वयंसेवक कहने वाले गडकरी क्या संघ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में इंडिया गठबंधन चले जाएंगे? शायद हाँ भी और शायद ना भी। यदि हाँ तो क्या वो कांग्रेस में जाएंगे? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वे बार बार कह चुके हैं कि मैं बनना पसंद करूंगा लेकिन कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर होगा क्या? गुंजाइश ये बनती है कि कांग्रेस में बेशक नहीं जाएं, लेकिन वो शिवसेना में तो जा सकते हैं, क्योंकि शिवसेना से भाजपा की पुराने संबंध रहे हैं और बाला साहब ठाकरे के तो प्रिय पात्र हैं गडकरी जी। उन्हें वो गडकरी कहने के बजाय रोडकरी कह के पुकारते थे उनकी तारीफ करते हुए। और एक बहुत अपुष्ट समाचार, अपुष्ट अफवाही कही है, ये भी सुनने में आया वहां पर नागपुर में कि गडकरी ने एक शर्त रखी इंडिया गठबंधन के सामने कि आप मुझे विधिवत पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करो तो मैं इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर लूंगा। वास्तविकता क्या है ये ईश्वर और खुद गडकरी के सिवा कोई नहीं जानता। बाकी सब कुछ हवाओं में जो अफवाहें तैर रही हैं, बातें चल रही हैं, उन्हीं पे चल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि मोदी और शाह के लिए, भाजपा के लिए सचमुच में जीवन मरण का प्रश्न बन गया है गडकरी जी। यदि वो बने रहते हैं तो स्थायी रूप से मोदी की आंख की किरकिरी बने रहेंगे, और यदि उन्हें हटाया जाता है तो भाजपा और मोदी को दिल्ली से हटना पड़ सकता है तब। लेकिन हर समस्या का निदान तो होता है मित्रों। देखना यह है कि अब ये दोनों, इस समस्या का निदान क्या होता है। ये दोनों एक ही गली में रहने वाले दो बाके पहलवान की तरह साथ साथ रहेंगे, आंखें दिखाते हुए एक दूसरे को धमकाते रहेंगे, या कोई एक गली छोड़ देगा, या दोनों ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे पार्टी का संकट भी निपट जाए और संगठन एक भी नजर आता रहे। क्योंकि हर समस्या का निदान होता ही है। तो आइए आप हमसे प्रतीक्षा करें और देखें कि विदर्भ में, नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में की भाजपाई राजनीति में आया हुआ ये उबाल किस तरह से ठंडा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।